मित्रों नमस्कार, आप सभी का इस प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं पद्मश्री ज्योति भट्ट सर से। उनसे उनके अनसुने कहानियों को हम सुनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे पर कुछ ऐसे जो उन्होंने शायद कहीं शेयर न किया हो, ऐसी बातचीत को हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे और उनके काम के विषय में, उनके जीवन के विषय में। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं और इस वीडियो को 12 तारीख को लॉन्च करने का एक माध्यम ये था कि 12 मार्च को उनका जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य के लिए हमने इस वीडियो को इतने दिनों तक संभाल कर रखा और इसी दिनांक के साथ हमने इसे अपलोड करने का निश्चय किया। तो आप लोग वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं ज्योति भट्ट सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है कि आपकी आर्ट जर्नी कहाँ से शुरू होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं भावनगर में आपका जन्म हुआ, वहाँ से आपकी जर्नी यहाँ तक का सफ़र कैसे, थोड़ा सा उसको आप आपके अंदाज में शेयर करना चाहेंगे? मैं भावनगर में 1950 तक, मतलब 16 साल मेरा जन्म के बाद जी भावनगर में भी था और वहाँ हाई स्कूल तक का अभ्यास वहाँ किया। तो स्कूल के समय के दरमियान ही मुझे कुछ चित्र बनाने की उसका शौक थोड़ा बढ़ गया और मेरी स्कूल में ये सुविधा थी कि जो विद्यार्थी सरकार मान्य जो एक कैरिकुलम है उससे अलावा कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते थे जी। तो वहाँ ड्राइंग का भी स्पेशल क्लासेस होते थे, नृत्य का, कविता लिखने का, ऐसा होता था, संगीत का। तो मैं चित्रकला का क्लासेस अटेंड करता था तो थोड़ा लगाव बढ़ गया। फिर हाई स्कूल में जो मैट्रिकुलेशन बोलते थे उस जमाने में 1950 में, वो मैं पास नहीं कर सका क्योंकि मैं इंग्लिश का पेपर में गया ही नहीं। क्योंकि मुझे कुछ बचपना था कि अंग्रेज लोगों की भाषा हमें क्यों जबरदस्ती सीखनी, ऐसा कुछ नहीं, मगर था तो गया नहीं। तो मेरे लिए और कोई रास्ता था नहीं आगे पढ़ने का, और मुझे रिपीट करके वो करना नहीं था क्योंकि जब अंग्रेजी करना नहीं था तो रिपीट करने से भी ये प्रश्न तो रह गए। बिल्कुल। तो मैं शांति निकेतन जाने का सोचता था। मेरे पिताजी ने कहा हाँ जो करना है वो करो। तो उस वक्त मुझे पता चला कि बड़ौदा में नई कॉलेज शुरू हो रही है और उसमें 2 नाम मुझे पता चला थे। एक NS बेंद्रे जी, जिनको मैं नाम से और काम से जानता था, और एक मार्कंड भट्ट था जो मैं जो स्कूल में पढ़ रहा था वही स्कूल में वो भी एक ज़माने में पढ़े थे। तो उसके बारे में मैं कुछ जानता था, उसका कुछ काम देखा था। तो मुझे लगा कि ये अच्छा है न, जब नज़दीक में ही अच्छी आर्ट स्कूल खुल रही है। तो फिर बड़ौदा चला आया। बड़ौदा में 4 साल पढ़ा। मुझे डिग्री करने की तो बात थी नहीं क्योंकि मैं हाई स्कूल पास नहीं था, मगर उस वक्त डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन देते थे कि अगर लिखना पढ़ना नहीं जानता है तो भी कर सकते, हाथ तो चला सकते हैं। तो नसीब अच्छा था कि मिल गया एडमिशन।
ओके। अब शायद मुश्किल है, अब अगर मैं जाऊं तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, कि अब कायदा कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो बदल गया। गए हैं। बिल्कुल। तो जैसे फिर आप बाहर भी गए। हाँ, तो ये वहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस शुरू हुआ, तो फिर वो भी किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कल्चरल डिपार्टमेंट की ओर से एजुकेशन एक गुरु शिष्यवृत्ति जी। स्कॉलरशिप्स देते थे, वो मिल गई। और उसके बाद जॉब मिल गया टीचिंग में। उस दरमियान मुझे इटली जाने का मौका मिला, एक इटालियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। तो 1 साल वहाँ गया था, और वापस आने के बाद 2 साल के बाद फिर से एक यूएसए की फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली। तो ऐसे 2 दफ़े बाहर जाने का मौका मिला। तो वो मुझे यहाँ वापस आने के बाद मैं जो जिस ढंग से टीचिंग करता था उसमें उपयोगी हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ जो देखा तरीका, उसका यहाँ कैसे उनको बिठाना ताकि वो हमारी खुद की सिस्टम और लाइफ का पार्ट बन सके। तो ऐसी कोशिश की मैंने। बिल्कुल। और जैसे आप भारत भवन में भी काफ़ी समय आपने दिया है, अलग अलग ट्राइबल एरिया में, जब स्वामी जी थे शायद। हाँ। तो उस समय का कुछ आप अनुभव शेयर करेंगे? हाँ। ये यहाँ से आप वहाँ पे कैसे जाना हुआ आपका? भारत भवन शुरू हो रहा था। अच्छा, उसी दौरान अभी 1981 में जी। उनकी तैयारी चल रही थी ओपनिंग करने के लिए। तो एक वर्कशॉप था वहाँ, पोस्टर्स वगैरह बनाने का था। तो मुझे भी बुलाया गया था बड़ौदा से, और वहाँ वो 8-10 दिन पोस्टर्स बनाते रहे। उस दरमियान स्वामीनाथन जी से, अशोक वाजपेयी वगैरह से ऐसे मैं जानता था स्वामी जी को, बट ज़्यादा परिचय हुआ, निकट आने का मौका मिला। और उसके बाद जब फरवरी 82 में शुरू हुआ तो मनी साहब हमारे टीचर थे जी। और मैं टीचर शब्द कहता हूँ मगर मन में गुरु शब्द है। तो उस हिसाब से उनको कालिदास सम्मान देने वाले थे, उनकी एक बड़ी प्रदर्शनी लगा रहे थे। तो उनके लिए काम करने का, उनके किए हुए काम का मैंने फोटोग्राफ्स बनाया था, वो लगाना था वगैरह। ओके। तो फिर से 15-20 दिन हमने काम किया, तो स्वामी जी से ज़्यादा परिचय हो गया। तो उसके बाद भारत भवन का ओपनिंग के बाद एक तो उस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, और सद्भाग्य से उनका स्वभाव में उनको शांति निकेतन की बैकग्राउंड थी। मैं तो एक संस्कृति प्रत्ये काफ़ी लगाव था उनका। उन्होंने तो इतना हद तक कहा कि अब जब ओपनिंग का लेक्चर में कि अब भारत में 2 ये बन गया पाटनगर। पॉलिटिकल पाटनगर दिल्ली है, मगर सांस्कृतिक पाटनगर भारत का अब से भोपाल ना। बिल्कुल। तो ये फीलिंग काफ़ी लोगों के मन में थी और उत्साह था। तो अभी कलेक्शन करना भारत भवन के लिए वो चल रहा था, और ट्राइबल एरिया खास करके मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये हालांकि राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी मगर उसका फाइनेंस मध्य प्रदेश सरकार देती थी जी। तो पहले मध्य प्रदेश से शुरू किया। तो उनके जो टीम में 8 स्टूडेंट्स थे जो सीनियर या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया था, ऐसे लोगों थे। तो उनके साथ घूमने का मुझे भी मौका मिला, और क्योंकि मैं फोटोग्राफी
कर रहा था, और वो भी शौक से। और अगर ऐसा भी कहूँ कि वो अच्छी थी, ताकि जो चीज़ दिखानी है उसका जो रिलेशन है लोगों के साथ या आर्ट की, मॉडर्न आर्ट के साथ, वो थोड़ा मेरी समझ में आ रहा था, ऐसा लगता था मुझे। तो फिर भारत भवन के साथ, उनके स्टूडेंट्स के साथ 2-3 जगह घूमने का मौका मिला। एक दफ़े विजुअल आर्ट, वहाँ 4 डिपार्टमेंट थे। रूपंकर जो दृश्य कला के लिए जी। फिर एक नाटक के लिए था रेपत्वा, रंगमंडल, फिर साहित्य के लिए था अनहद जी, और संगीत के लिए था। तो नाटक के लिए जो उनके डायरेक्टर थे कारण, उनको लगता था कि हम लोग ट्राइबल से भी कुछ सीख सकते हैं और उनको भी दिखाना चाहिए कि हम क्या करते हैं। तो उन लोगों की एक टीम बस्तर वगैरह जा रही थी। तो मैंने कहा मुझे भी आप साथ में ले जाइए, मैं आपका फोटोग्राफ वगैरह का काम मैं करूँगा। और आपकी फोटोग्राफी कब से शुरू हुई थी? फोटोग्राफी में भारत भवन से काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। जब यहाँ पे थे आप? हाँ, बड़ौदा में था तब से ही कर रहा था। और ये फोक एंड ट्राइबल एरियाज में जो लोग घर के लिए, घर की दीवारों पर या फ्लोर पर रंगोली वगैरह करते थे, उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि ये सब चीज़ को लोग आर्ट नहीं समझते थे और इसलिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते थे। बिल्कुल। वो वही मंदिरों की मूर्तियों के फोटोग्राफ लेते रहते थे, वही ताजमहल और पैटर्न डिजाइन, खजुराहो वगैरह होता रहता था। मगर ये सब चीज़ पर ये, क्योंकि इसमें पत्थर नहीं होता था, टिकने वाले नहीं होते थे ना, वो आटे से बनाते थे या मिट्टी के रंग से बना देते थे। तो वो मैं करता था, तो वो स्वामी जी को भी पता था। तो ही एनकरेज मी के, और कुछ पैसा की बात थी नहीं लेने देने की, तो कोई मुश्किल नहीं थी उनको कि ये बाहर से कोई आया और कैसे दे दिया। तो उनके द्वारा मुझे काफ़ी, करीब 2 दफ़े मैं उनके साथ घूमा, दोनों टीम से। पाटनगढ़ वगैरह भी आप गए थे? पाटनगढ़ में नहीं गया, बट क्योंकि वो लोग तो करते ही रहते थे ना साल भर। मैं तो यहाँ बड़ौदा में जॉब थी मेरी, बीच में मैक्सिमम 8-10 दिन की छुट्टी मिल सकती थी। मगर वो अनुभव, 10 दिन की छुट्टी का अनुभव मुझे 10 महीने का एक्सपीरियंस जैसा लगता है। तो मैं काफ़ी बाद में उनकी 2-3 कमेटी में था, तो कुछ मीटिंग है तो अटेंड करना पड़ता था। बिएनाले, फिर प्रिंट बिएनाले का, इंटरनेशनल बिएनाले की योजना थी। बिल्कुल। तो उसमें मैं उनकी कमेटी में भी था, सिलेक्शन बोर्ड में था। तो ऐसा चलता रहा जब तक। तो आप बस्तर करण सर के साथ गए थे? करण साहब के साथ, मतलब उनके पूरा ग्रुप जो रंगमंडल। हाँ, वो लोग जैसे वो लोग तो थिएटर में थे, तो थिएटर का जो डॉक्यूमेंटेशन, वो भी आपने अपने? डॉक्यूमेंटेशन थिएटर का करने का मौका नहीं मिला। मगर वो कहीं जाते थे तो 1-2 शो कर देते थे। बस्तर में एक दफे उनके घोटुल में लोग कैसे नाचते हैं, कैसे गाते हैं, वो देखने का मौका मिला। मगर वो सब रात को होता था, तो ज़्यादा मुझे फ्लैश लाइट से फोटोग्राफ लेना खास पसंद नहीं था, और दूसरी लाइट की ऐसी अरेंजमेंट भी नहीं थी। अब आजकल डिजिटल फोटोग्राफी और कैमरा इतना एडवांस है कि मिनिमम लाइट में भी काफ़ी कम हो सकता है, मगर उस वक्त इतना पॉसिबल नहीं था। या वो बीच में आग जला के वो लोग नृत्य कर रहे हैं? हाँ, अब बकर ऐसा कुछ तो लिया था मैंने। और जैसे अब हम आपके यहाँ के अनुभव के बारे में बात करें, अगर MSU की, तो यहाँ का ओवरऑल अनुभव आपका कैसा रहा?
आपके समय में शिक्षक व जो आपके स्टूडेंट्स थे, उस समय का माहौल अब अभी के माहौल में? उस वक्त एक तो ये था कि भारत आजाद हुआ था। जी। काफी लोगों को जो शिक्षक थे हाँ। उनको ब्रिटिश आर्ट स्कूलों में जो शुरू हुआ था, जे आर्ट स्कूल या लाहौर या लखनऊ, वो जो तरीका था सिखाने का, जी। वो ऐसा लगता था कि ये अब समय से पीछे है। ओके। तो उस वक्त का जो समय था उसके हिसाब से आर्ट स्कूल हमारी होनी चाहिए, ऐसा उनका मन में था। तो उनको बड़ौदा में ये मौका मिला। ओके। क्योंकि ये सरकारी नहीं थी, यूनिवर्सिटी की थी। हाँ। और उस वक्त बड़ौदा यूनिवर्सिटी बहुत इंडिपेंडेंट थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट क्या कहें कंट्रोल नहीं था। ओके। वो नहीं, गवर्नमेंट नहीं कहती थी कि ये करो वो करो ना। पर सिलेबस जो है वो अंग्रेजों के समय का ही था ऐसा? नहीं था। अच्छा। वो पूरा नया बनाया था मार्कंड भट्ट ने। ओके। और वो भी टेम्पररी। हाँ। मतलब हर साल बोर्ड ऑफ स्टडी वाले आके देखते थे, दिन सुबह में आके 4 घंटा फैकल्टी में काम कैसे होता है, स्टूडेंट के साथ काम बातचीत करते थे। ओके। और फिर डिस्कशन करते थे कि इसमें से कौन सी चीज रखनी चाहिए, कौन सी निकाल के बदलनी चाहिए। हाँ। और डेवलप हो सके। हाँ, तो उसी तरह से, क्योंकि कोई ऐसा एक मॉडल तो था नहीं, हर एक के मन में कल्पना थी। और जो लोग प्रदेश गए थे उन लोगों को कुछ आइडिया था कि वहां बाहर क्या हो रहा है। हाँ। ओके। तो उस वक्त तो कश्मीर, कर्नाटका, आंध्रा, वो सब जगह से वो स्टेट गवर्नमेंट उनके स्टूडेंट्स को यहाँ भेजते थे स्कॉलरशिप देके कि बड़ौदा जाके पढ़िए और बाद में हम अपने यहाँ आके डेवलप स्टेट में फिर आर्ट स्कूल ऐसी बनाई। पर ये सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल का आर्ट टीचिंग इंट्रोड्यूस किया था। ओके। पर वो समय का एक अलग ही अनुभव होता होगा ना, आज के जिस दौर में हम हैं। अब उस समय का ही अनुभव है मुझे, आज का अनुभव नहीं है। हाँ, पर अभी का जैसे डिजिटल एक समय हो गया है। हाँ, वो तो डिजिटल वगैरह तो जैसे साल बदलती है। हाँ। 2001 के बाद 2002 आएगी और उसके बाद 3 आएगी। इसी तरह से छोटी मोटी टेक्नोलॉजी तो चेंज होती ही रहती है। बिल्कुल। बारिश भी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो बिल्कुल वो उनसे तो हम एडजस्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी से उद्देश्य नहीं बदल जाता है जी, पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। बिल्कुल। कि जिसके लिए हमें ज़्यादा टाइम जाता था वो शायद कम जाएगा अगर वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला सही आदमी है तो। बिल्कुल। अक्सर मैं देखता हूँ कि बैंक में जाते हैं, वो बोलते हैं आज हमारा कंप्यूटर चलता नहीं। तो हाथ से किताब देख के जो करते थे उनसे भी स्लो हो जाते हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी अपने आप एक चीज़ है और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले वो एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ वही स्पीड से डेवलप होना चाहिए, वो शायद मुझे लगता है कि नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, दूसरा जैसे इंटेग्लियो का जो प्रोसेस है आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, अगर काम के विषय में बात करें तो वो आप वहाँ से सीख के जो आए तो उसको किस तरीके से आपने यहाँ विस्तार दिया? इंटेग्लियो का प्रोसेस भी कलकत्ता, शांति निकेतन और शायद बम्बई में भी कम ज्यादा होती तो थी। एमएस यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज शुरू हुई 1950 में, तब एक मशीन एचिंग प्रेस इंपोर्ट भी किया था, मगर वो आते आते टूट गया, एक पार्ट टूट गया। मगर वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ का जो
रूल करार के था। हिसाब से ये होगा, करार होगा। जी। तो वो सॉल्व होते होते 16 साल निकल गया। तो मशीन तो था हमारे पास, मगर उसका उपयोग नहीं होता था, कोई करता नहीं। ओके। तो एक दफे मुझे याद है कि सोमनाथ जी, सोमनाथ और आए थे, और उसने एचिंग कैसे हो सकता है, क्या है, वो समझाया भी था। मगर जब मशीन टूटा हुआ था तो उसकी प्रैक्टिस कैसे? शुरू नहीं कर सके। और उस वक्त प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट भी नहीं था, वो एक एडिशनल थिंग थी, ऑप्शनल। ओके। जो करना चाहे करे। तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा वुडकट करता था, और बाद में एक लिथोग्राफी मशीन आ गया था। तो जोगड़ेकर साहब थे हमारे, उन्होंने लिथोग्राफी भी शुरू करवाया। तो ये दो चलता था। तो मैं बाहर गया तो मुझे लगा कि मैं एचिंग पर ही कंसंट्रेशन करूं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे बड़ौदा में वो मौका मिलता नहीं था। किसी को मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, एक आर्टिस्ट को दिल्ली में, कि मुझे ये पर्टिकुलर मेथड जो कृष्णा रेड्डी वाली करनी है वो सीखनी है, और आप जानते हो तो मुझे सिखाइएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा। ओके। तो मुझे लगा कि ये सही नहीं है, तो मैं सीखूंगा और दूसरों को सिखाऊंगा। ओके। फिर ये हुआ कि मुझे विस्कोसिटी में कभी इंटरेस्ट लगा नहीं। जब देखा कि उसमें मटेरियल वेस्ट इतना होता था जी। और एक्सीडेंटल रिजल्ट। इफेक्ट पर इतना डिपेंड होते थे लोग, वो दोनों में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कोई भी चीज़ का वेस्ट पसंद नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम में मेरा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। एक्सीडेंट पर ज़्यादा डिपेंड करना, कभी कभी थोड़ी चीज़ हेल्प भी करती है, मगर हमें उनके मजबूरी ना हो जाए कि हम गुलाम बन जाए ना एक्सीडेंट का। बिल्कुल। मगर मैंने हो सके इतना सीखा, और यहाँ आने के बाद तब तक वो इंश्योरेंस कंपनी से सॉल्व भी हो गया था प्रॉब्लम हमारा। ओके। कि आप लोग रिपेयर करवा लो, हम पैसा दे देंगे। और कोई 1000-2000 रुपये की बात थी, तो उसके लिए 16 साल इंतजार। हाँ। ओके। जैसे हमारी कोर्ट में सालों तक कोई छोटी बिल्कुल। सी मामूली चीज पड़ी रहती है, इसी तरह से ये डिसीजन की वजह से 16 साल लेट शुरू हुआ हमारा। ओके। अच्छा, जैसे आपके काम में जो पैटर्न्स हैं या जो जो भी मोटिव्स हैं, वो आपके, जैसे अगर हम सर्च करने जाते हैं तो वो ट्राइबल और फोक से ऐसे हाँ। ये करते हैं, वो आप कितना रिलेट करते हैं उन सब चीज़ों? वो सब लोग मुझको लगता है, और ये मुझे भी पता नहीं है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो फिर जब डकार आती है तो उसकी स्मेल आती है ना। पकोड़े खा लिए लहसुन वाले तो फिर डकार में लहसुन निकले। बिल्कुल। और कभी कोई ठंडी चीज खा ली तो नाक में से पानी निकलता है बाद में है। तो जो कुछ देखा, जो फॉर्म में देखा, बिल्कुल। कुछ जमीन पर देखा रंगोली में, कुछ दीवार पर देखा जो औरतों ने बनाया था, कुछ कपड़े पर देखा जो एम्ब्रॉयडरी में कसब किया था, और जो अच्छा लगा वो कहीं ना कहीं उसकी असर आ जाती है। बिल्कुल। और वो काम में निकलती रहती है, मुझे ऐसा लगता है। पर अर्थघटन अपने आप जो करना है वो कर सकते हैं ना। एक जो स्कूल में मैं सही ढंग से नहीं सीखा कि अलजेब्रा में कि a+b+c ऐसा, और a का मतलब आप 5 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने जो कुछ दिखा उसका अर्थघटन में अपने मन में जो आया वो कर दिया। बिल्कुल। और वो अर्थघटन करके उस हिसाब से आगे चलने लगा। तो
क्या टाइम का नहीं, आपका नहीं, लिमिट है क्या? नहीं, नहीं, एक स्टूडेंट ने मुझे एक सवाल पूछा था हाँ कि सर क्या काम को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है? तो वो सवाल मैं आपसे जरूर जानना हाँ। चाहूंगा। कई सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, पर नहीं बिल्कुल बराबर है, हम्म, ये पूछना भी जरूरी है और उसका जवाब देना भी जरूरी है। बिल्कुल। काफी लोग बोलते हैं आर्ट वगैरह अनुभव की चीज है, समझने की चीज नहीं है, तो वो हर वक्त पॉसिबल नहीं है। मैं एक चाइनीज लैंग्वेज में लिखी हुई पोएम आपको दिखा दूं, आपका अनुभव क्या होगा? सिर्फ विजुअल। विजुअल है तो आप समझाने की जरूरत पड़ती है बिल्कुल। कि इसमें विजुअल ऐसा है, मगर एक्चुअली जो लिखा हुआ है लिखा हुआ है वो क्या है ना। तो हर वक्त और अनुभव हमारा क्या हुआ वो भी हमें बोल के ही तो बताना पड़ता है। बिल्कुल। मेरे पाँव के नीचे अगर किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंकी है, वो आ गई और मैंने जूता अगर नहीं पहना है, तो मेरा क्या अनुभव है वो मैं चिल्लाऊं तो आपको आवाज की, मगर और क्या बिल्कुल। क्या हुआ वो अगर न कहूं तो कैसे सही से। कुछ लोग इतने ज्ञानी होते हैं या सेंसिटिव होते हैं कि वो सब अनुभव ले लेते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं ना, त्रिकाल ज्ञानी होते हैं, बिल्कुल। ऋषि मुनियों सब स्वामी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं समझ जाते आपको मुंह देख के मुझे आपका मन में क्या क्वेश्चन है बस समझ लीजिए। ऐसा शायद होंगे, चलो हम, मगर हर एक आदमी ऐसा नहीं होता। और समझाने से एडवांटेज तो है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल, और ऊर्जा से मेरे ख्याल हाँ, से मैं तो ऐसा करता रहूं हाँ, तो आपको लगेगा कि क्या ये आवाज का कान का टेस्ट कर रहा है, क्या है, कुछ भी अनुभव हो सकता है। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि यहाँ मच्छर बहुत है और वो भी डेंगू वाला है, तो आप यहाँ से उठ के हट जाएंगे। बिल्कुल। न तो पर्पस क्या है। और आर्ट मतलब कोई एक खास एक चीज तो है नहीं कि जिसको हम आर्ट करेंगे, वो इतनी बड़ी इतनी विशाल उसका वो है दायरा, अलग अलग उपयोग है, अलग अलग उद्देश्य हो गए, तो कोई खास उद्देश्य बने हुई चीज है तो वो उद्देश्य बताना तो जरूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, लास्ट में जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या आर्टिस्ट हैं जो अभी अभी पास आउट होकर निकले हैं, उनके लिए आप क्या? नहीं समझा नहीं ये कैसे? जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, हाँ जो अभी पढ़ रहे हैं हाँ। या पास आउट होकर निकले हैं, उनके लिए आप क्या ऐसा कुछ मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे कि उनको काम आए आगे लाइफ में? आजकल स्टूडेंट्स है जो वो इतना ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो उनका रियल गुरु उनके फोन में होता है ना, गूगल बिल्कुल। वगैरह, तो हमें कुछ मैसेज देने जैसी चीज नहीं। पर फिर भी वो उनके हाँ, लिए ना सही, हमारे लिए। ऐसा है कि गूगल पर जितना डिपेंड करता है उससे थोड़ा कम भी खुद के ऊपर डिपेंड करना सीखे। और जो उनके टीचर्स है अभी फॉर्मली जी, वो हमेशा यही होगा कि जो टीचर्स है वो उन लोगों से पहले पैदा हुए होंगे और उनका जो अनुभव है वो 10-20 साल पहले का होगा। बिल्कुल। तो वो स्टूडेंट्स के लेवल का उनका अनुभव नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर कौन सी फिल्म चलती है, कौन सा एक्टर के साथ क्या हुआ, किसी ने आत्महत्या की वगैरह, ये सब अपडेट तो उनको मिलता है। हाँ, तो ये टीचर कुछ जानते नहीं हैं ऐसा ना माने। एक बहुत अच्छी नहीं बट बच्चों में प्रचलित एक रमूज थी कि एक बच्चा बोला कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। उसने माँ ने पूछा कि क्यों? वो बोला टीचर तो कुछ जानते नहीं है।
बोले क्यों, ऐसा कैसा लगा? वो मुझे पूछता है 2 में 2 मिलाने से क्या हुआ? ओके। अगर वो इतना नहीं जानता है तो फिर उसे क्या सिखाएंगे? तो टीचर जो सिखा रहा है वो अक्सर गई हुई काल का सिखा रहा है, मगर वो वही सिखा रहा है जो बेसिक है, बिल्कुल, उनका अनुभव। वो बुनियाद है जिसके ऊपर आपको आने वाली काल तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो एक डिसिप्लिन मन में रख के भी ये टीचर जो सिखाते हैं उसमें विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारा उपयोग के लिए ही कर रहे हैं, और जहाँ तक स्टूडेंट है वहाँ तक वो रिस्पेक्ट चालू रख के सीखना चाहिए। बाद में अपने आप मैच्योरिटी से कौन सी चीज़ उसमें से रखने जैसी है या नहीं, क्योंकि नेगेटिव वो भी तो एक अनुभव है। बिल्कुल। काला रंग को समझने के लिए वो सफेद से कितना उल्टा है वो भी, वो समझने से काला रंग वो तो ज्यादा काला दिखेगा ना। तो पुरानी चीज से आज की चीज में क्या फर्क है, वो क्लैरिटी लाने के लिए जो हमें पुरानी लगती है वो चीज भी सीखने से डरे नहीं। बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल। मेरा जो अनुभव है उसमें मुझे यही लगा है कि कभी कभी स्टूडेंट्स को टीचर बैकवर्ड लगने लगते हैं। नहीं, ये तो अभी अभी के दौर में तो ये चीजें हम खुद ही महसूस करते हैं। हाँ। पर ये चीजें जो एक टीचरों का एक अलग एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो तो उनके पास हमेशा ही रहेगा। वो हाँ। आप जैसे बोले ना कि 20 साल 10 साल बढ़े तो उनका रिस्पेक्ट रखते हुए, अगर ठीक है, वो कई बार ऐसे अच्छा, चैनल है हाँ। उसमें काफी सारे 300 350 लगभग हाँ। इंटरव्यूज हुए हैं, अच्छा। और वो सब हिंदी में है, और वो सब छोटे छोटे कॉलेज के बच्चे लोग देखते हैं। हाँ। तो वो तो बस वो तो बहुत जरूरी है, तो अच्छा ही होता होगा। कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने YouTube पर कुछ देखा है मेरे बारे में वीडियो, ओके। या मेरी पत्नी के बारे में, हाँ। या ऐसे काफी आर्टिस्टों के बारे में जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ज्योति भट्ट अच्छा, का एचिंग क्या है, ओके। तो ऐसा ना हो जाए ना। नहीं, वो- ऐसी चीज स्टूडेंट को आपके चैनल में से मिलना नहीं। चाहिए जो उनके मन में परीक्षा के लिए नहीं मगर अपनी खुद की जो इंतजारी है, नहीं क्या कहें, उत्कंठा है, उनका उनको जवाब मिले। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चन लेके आया था। हाँ। कि वो आपके टेक्निक और उसके बारे में, वो तो है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसपे वो होते हैं ये सब। नहीं, कि कुछ वो- भी कभी वो सही ढंग से नाम नहीं बोल सकते हैं। हाँ। मैंने 2-3 वीडियो ऐसा देखा कि जिसमें लिखा है ज्योति भट्ट एचिंग सिखाते हैं, ओके। और फिर कोई और ही आदमी होता है। ओके। ये तो बड़ा अजीब है। कुछ भी नाम लिख के कर देते हैं। ओके। नहीं, तो सही चीज सही ढंग से उनको मिले, बिल्कुल। और वो सही चीज कितनी भी सही है, अगर वो जबान अलग है तो लोग तक पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल जरूरी है कि सही लोगों को information। उनकी मातृभाषा में, अब ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग की मातृभाषा अंग्रेजी बन गई है या बन रही है, बिल्कुल। मगर जब तक वो मातृभाषा का लेवल ना पहुंचे तब तक, या जिनको मातृभाषा समझते उसमें उनको माहिती मिलनी चाहिए। नहीं, कुछ लोगों ने मुझे तांत्रिक आर्ट वाला आर्टिस्ट बनाया, ओह। और मेरा तांत्रिक काम जो दिखाते हैं हाँ। वो काम में मैंने प्रिंट का हिस्सा बनाया है कि ये सूडो तांत्रिक ना, मतलब बनावटी तांत्रिक हाँ। मॉडर्न इंडियन आर्ट है, मैं जो बनाता हूँ ओके। ऐसा लिखा है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है। वही प्रिंट तांत्रिक है करके बताते हैं। अपने काम के साथ। थैंक यू सर। वेलकम। इतना सारा आपने समय दिया।